बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम करती हूँ आपको रमज़ान एट होम में। मैं हूँ आपकी, अब सोच रही हूँ किस किस्म की होस्ट, चले आपकी होस्ट जुगन काज़िम। सो व्यूअर्स, आज बात करनी है एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। किसी भी चीज़ की ज़िंदगी में अगर ज़्यादती हो या एक्सेस हो या कोई चीज़ आप बहुत ज़्यादा कर रहे हो तो वो आपके लिए नेगेटिव भी हो सकती है। एक वक्त था जब ये बात बड़ी आम हुई, बड़ी पॉपुलर हुई कि पानी ज़्यादा पीना चाहिए और पानी इतना पिएं कि आपका सिस्टम फ्लश आउट हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए। चलो, लोगों ने कहा कि 8-10 ग्लास पानी पीना चाहिए दिन में और ये बात अंडरस्टूड हो गई। फिर कुछ ऐसे लोग भी थे जिन्होंने सोचा, यार हमारी बॉडी भी पानी से बनी हुई है, इट्स बेसिकली वाटर, राइट? खून भी एक लिक्विड की फॉर्म है। तो जब ज़मीन में भी इतना पानी है, बॉडी में भी ब्लड है, तो जब पानी की इतनी इंपॉर्टेंस है तो कुछ लोगों ने इस चीज़ को एक्सट्रीम पे ले गए, अगले लेवल पे ले गए। 20-20 ग्लास, 30-30 ग्लास। बाकायदा एक ऐसा मेडिकल केस है कि एक शख्स ने 40-40 ग्लास दिन में पानी के पीने शुरू कर दिए, यानी कि 1.5 लीटर की बोतलें डाउन करनी शुरू कर दी, व्हाटएवर। उनके जिस्म में न्यूट्रिएंट्स अब्जॉर्ब होना रुक गई। वो सारी ज़रूरी चीज़ें जो आपको बॉडी के लिए चाहिए होती हैं, सेहत भी ख़राब होनी शुरू हो गई, तबीयत भी ऑफ रहनी शुरू हो गई। सो पानी जो अल्लाह ताला की इतनी बड़ी नेमत है, वो भी एतदाल से। देखिए, इस्लाम हमें एक ही चीज़ बार बार सिखाता है, म्याना रवि, कि बैलेंस के साथ ज़िंदगी में चलना है। प्यार भी बच्चों को अगर करना है तो इतना नहीं करना कि वो बिगड़ जाएं। उसी तरह बच्चों के साथ इतना स्ट्रिक्ट नहीं होना कि वो आपसे दूर हो जाएं और अगेन उनमें बिगाड़ आ जाए। सो कोई भी चीज़ जब हम एक्सट्रीम पे करते हैं वो टू मच हो जाता है। लेकिन आज हमारे साथ एक बहुत ही बैलेंस्ड पर्सनैलिटी है और इन्हीं की मुनासबत से हमने ये टॉपिक रखा। कॉमेडी एक्टिंग की दुनिया में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। लोग जब कामयाबी की सीढ़ियाँ चढ़ना शुरू हो जाते हैं, आजिज़ी ज़ीरो हो जाती है। और ये मैं आपसे इसलिए बात कर रही हूँ क्योंकि मैंने खुद ये चीज़ें देखी हैं, एक्सपीरियंस की हैं। और दूसरा एक बहुत बड़ा इशू आ जाता है कि लोग फिर हर चीज़ की एक्सट्रीम पे चले जाते हैं। अगर शो ऑफ करना है तो उसकी भी एक्सट्रीम है, अगर कॉमेडी से वाबस्ता है तो इतना ज़्यादा और इतना वाहियात मजाक की तरफ बात चली जाती है कि ऐसे लोगों के साथ आप बैठना भी फिर पसंद नहीं करते। तो आज हमारे साथ हमारी पाकिस्तानी बल्कि इंटरनेशनल मीडिया इंडस्ट्री के एक रिप्रेजेंटेटिव और ब्रिलियंट पर्सनालिटी हैं। आप एक बेहतरीन एक्टर हैं और आप एक बेहतरीन कॉमेडियन हैं। अक्सर लोग कहते हैं कि हाँ जी वो तो कॉमेडियन है, बिल्कुल भी नहीं। ही इज़ फर्स्ट अ ब्रिलियंट एक्टर एंड उनकी एरिया ऑफ एक्सपर्टीज़ इज़ कॉमेडी। ये भी अंडरस्टैंड करना बड़ा ज़रूरी है। और उसके साथ साथ माशाल्लाह अ डायरेक्टर, अ प्रोड्यूसर, फ्रॉम डिज़ाइनिंग शोज़ टू फिल्म, सब कुछ ही कर रहे हैं। और पाकिस्तान का नाम पाकिस्तान के बाहर भी बहुत से प्लेटफॉर्म्स पे मज़ीद रोशन कर रहे हैं। मैं बात कर रही हूँ आपके, मेरे, हम सब के फेवरेट हनी अलबेला की। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका तारुफ मैंने खड़े होके करा। बहुत शुक्रिया। और सबसे पहले तो आपको बहुत बार रमज़ान मुबारक। आपको भी बहुत मुबारक। और आपने मेरे लिए जो अल्फाज का चुनाव किया उसका बहुत शुक्रिया। और दूसरा, परसों से प्रैक्टिस कर रही हूँ। अच्छा जी। आपने माशाल्लाह रमज़ान में ही काफ़ी चेंज आप में आया है माशाल्लाह। और अल्लाह पाक की आप पे हमेशा रहमत रही है और रहेगी। आप जो चाहती हैं आप उस तरह का मामला आपके साथ हो जाता है। देखिए हनी जी, ज़िंदगी में अगर इंसान ने आगे बढ़ना है तो चेंज बहुत ज़रूरी, ये जो तब्दीली होती है बहुत इंपॉर्टेंट होती है। बिल्कुल। और वो चेंज आप जब तक अपने, हम हर वक्त कहते हैं कि यार वही चीज़ बार बार फलां दिखा रहा है, फलां दिखा रहा है। अगर आपको दूसरे के अंदर चेंज या दूसरे के अंदर चेंज की आपको कॉन्स्टेंटली एक खोज होती है तो अपनी ज़ात को भी तो चेंज करना है, लेकिन बेहतरी के लिए। बिल्कुल। ये नहीं कि पहले आप आजिज़ से तो आप बहुत, अब जो एरोगेंट हो गए, आप में एटीट्यूड आ गया। आपके अंदर ये सब चीज़ें कैसे हैं ये मैं जानना चाहूँगी। लेकिन मेरे एक और भाई टू माई लेफ्ट बैठे हुए हैं जिनसे पूरी दुनिया क्या बात, प्यार नहीं करती, इश्क करती। बिल्कुल। इनकी आवाज़ में ऐसी मिठास है एंड एट द सेम टाइम पावर है
माशाल्लाह। जिन लोगों की आवाज़ मीठी होती है उनकी आवाज़ पावरफुल नहीं होती, जिनकी पावरफुल होती है उनमें मिठास नहीं होती। पता नहीं रब ताला का क्यों, तो समझ आती है, लेकिन है इन पे बड़ा ख़ास कमर। माशाल्लाह। और नाम भी इतना खूबसूरत है, शहबाज कमर फरीदी। हमारे बहुत ही प्यारे और लाडले भाई हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप? ठीक हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। और आपके साथ जो हमारे प्यारे भाई हैं उनका नाम लेना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपसे ज़्यादा मैं इनको तंग करती हूँ। जी बिल्कुल तो जी। हमारे साथ कैसर हुसैन है, मुदस्सिर हुसैन है, मुनव्वर हुसैन है एंड सदाकत हुसैन है। मेरे प्यारे भाई, वेलकम, जज़ाकल्लाह। वेलकम टू योर ओन होम, रमज़ान एंड होम। जज़ाकल्लाह। माशाल्लाह। हनी जी, जनाब। गुफ्तगू का सिलसिला इसी से शुरू करूंगी जो आज टॉपिक आपके पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने सेलेक्ट किया। कॉमेडी में हमेशा ये बात कही जाती है, इवन एक्टिंग में, कि यार बहुत ओवर हो जाते हैं। हाँ जी, हाँ जी। आपके बारे में ये बात मैंने कभी किसी के मुंह से नहीं सुनी। जब भी किसी को बहुत एक बैलेंस्ड पर्सनालिटी चाहिए होती है तो वो कहते हैं जी हनी अलबेला से रब्ता करें। सर, मैं सबसे पहले तो अल्लाह पाक का शुक्र अदा करूँगा कि मैं जिस घर में पैदा हुआ बड़े बाप के बेटे हैं आप, वो माशाल्लाह। बड़ी बैलेंस शख्सियत रहे हैं और रहेगी उनकी शख्सियत, क्योंकि दुनिया से जाके भी वो उनका काम, उनका फ़न वो यहीं मौजूद है और सब उससे इस्तिफ़ादा कर रहे हैं। तो मैं भी एक अदना सा शागिर्द उनका है, तो मेरे वो वाले साहब, लेकिन मैं क्योंकि उनको एज उस्ताद भी जानता हूँ। एंड मोर देन दैट योर सीनियर Yes. एंड अ लेजेंड। तो Yes. लेजेंड की रिस्पेक्ट, तो लेजेंड की रिस्पेक्ट है, चाहे वो आपका बाप क्यों ना हो। तो मैंने जब आँख खोली तो मैंने उनकी शख्सियत बड़ी बैलेंस्ड देखी, बहुत बैलेंस्ड। और वो जो एक स्कूल गोइंग बच्चा, जब उनको पता था कि यार ये किसी सेलिब्रिटी का बेटा है, वो एक्टर है, आर्टिस्ट है, तो बड़ी तनकीद का भी सामना होता था शुरू में। तो लोग कहते थे यार वो एक्टर, ये तो वो। तो मैं उन तमाम मराहिल से गुजरा हूँ। अच्छा, घर आता था तो घर का माहौल बिल्कुल उससे डिफरेंट, और एक नॉर्मल घर कोई जिस तरह- मीडिया मूडिया कुछ नहीं नो, था कुछ भी आपके नहीं था, घर। ठीक है जी। और उसी तरह ही हम पे सख्ती होती थी जिस तरह आम घरों में होती है कि बच्चा नमाज नहीं पढ़ रहा या कुरान मजीद नहीं पढ़ रहा या अपनी औकात से कुछ ज़्यादा का सोचने की कोशिश कर रहा है, तो वो ट्यून करके वापस उसी मुकाम पे उसको पहुंचाते थे। बिल्कुल। और घर में कभी कोई ऐसा जिक्र नहीं हुआ किसी चीज़ का। हाँ, ये होता था कि दादी अम्मा, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, आमीन। अम्मी, अल्लाह उन्हें गरीब के रहमत करे, ये लोग वो थे कि जो बड़ी यानी कि मोहब्बत और एहतराम से उन रिश्तों को निभा रहे थे और चला रहे थे। तो उसी में फिर जब मैंने वालिद साहब को देखा तो मैं फिर उनके पीछे ही चल पड़ा। मैंने कहा यार, यानी कि बाहर उनका लोगों से मिलना, लोगों का उनसे मिलना, और एक एहतराम, एक मोहब्बत का रिश्ता, और बड़ा ज़िंदगी में उन्होंने अपना बड़ा हर चीज़ का बड़ा बैलेंस रखा। औलाद और एज एन आर्टिस्ट, एज एन शख्सियत कि लोग उनको, यानी कि मैं बड़ी बड़ी जगह पे उनके साथ गया हूँ तो लोगों के मुंह से पहला अल्फाज का हाजी साहब, अलबेला साहब, ठीक है जी। कभी उन्होंने कुछ शरारत, कोई होता है ना, आर्टिस्टों के साथ ज़रा लोग थोड़ा लिबर्टी लेते हैं, लेकिन वो जब आते थे, जिस महफिल में बैठे होते थे, तो लोग सिर्फ उनको देख देख के ही मुस्कुराते थे। लेकिन आपका नाम हनी अलबेला, जनाब, यानी कि शहद की तरह मीठा, अल्हम्दुलिल्लाह। अलबेला जी का हनी। जी बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे। तो हनी नाम कैसे पड़ा था? ये बस उनकी मोहब्बत है, उन्होंने कुछ मिठास देखी, क्योंकि है तो उनका ही ब्लड। तो वो हुसैन रज़ा से हनी अलबेला शोबिज़ नेम कन्वर्ट हो गया, वैसे रियल नेम हुसैन रज़ा है। लेकिन घर में तो सब आपको हनी पे, जी हनी हनी कहते थे। तो ये नहीं पता कि हनी नाम पड़ा क्यों? नहीं, ये नहीं पता। क्योंकि मेरा नाम जुगन पड़ गया। नाम मेरा माशाल्लाह सैयदा मेहरबानो काज़िम, माशाल्लाह। बट नाम पड़ गया जुगन। हाँ एक जी। तो कि हम लोगों के पंजाबियों के साथ बहुत मसला होता है। ये लाहौर इस साइड पे ये बड़ी प्रॉब्लम है कि असल नाम के साथ जो एक नाम होता है, लेकिन आप देखिए ना कि अल्लाह पाक और की- उसी नाम पे इतनी इज्जत मिली। लोग आपको जब देखते हैं और आपका नाम उसी तरह है, मेरा भी हुसैन रज़ा, मैं चंद लोगों को पता है, या पासपोर्ट या आईडी के ऊपर है, बाकी हनी अलबेला के नाम से ही पहचानते हैं। और जहाँ आपने बात
सवाल किया कि बैलेंस ज़िंदगी, तो इस फील्ड में बड़ा मुश्किल हो जाता है जोगिन जी। आपने ये बैलेंस ढूंढा कैसे, ये मैं आपसे ज़रूर जानना चाहूँगी, लेकिन ब्रेक का वक्त हुआ जा रहा है और हमारे इतने प्यारे भाई हमारे साथ हैं और उनके साथ मज़ीद उनके भाई हैं, तो शहबाज भाई क्या पेश करेंगे? मालिक के हुजूर हमदे बारी ताला की चंद अशार। माशाअल्लाह। सुभान अल्लाह। अल्लाह करम, अल्लाह करम, अल्लाह करम, अल्लाह करम, अल्लाह मौला, मैं तेरे दर ते आया, कर दे करम रब साया, 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 कर दे करम अल्लाह, कर दे करम मौला, कर दे करम साया, कर दे करम अल्लाह, कर दे करम। माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत हमदे बारी ताला पेश की मेरे भाई ने, और उनके सपोर्ट में भी उनके भाइयों ने, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत। और हनी भाई ने भी कहा मज़ा आ गया। क्या बात, क्या माशाल्लाह। बात है। शहबाज तो हनी भाई अब मुझे ये बताएं जनाब, कि बैलेंस कैसे ढूंढते हैं? देखिए फ़िरौनियत हर इंसान में किसी ना किसी स्टेज पे जाग उठती है, माने या ना माने। देखिए अल्टीमेटली जब इतनी आपके साथ तो डबल डबल सक्सेस, एक ऑलरेडी बड़े बाप का बेटा, एवरीबडी न्यू हनी कौन है, बिल्कुल ऐसे। क्योंकि अबू के साथ 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 आपका बहुत लाड और प्यार है, यू वर हिज फेवरेट एनीवे। सो ये मामला हुआ। अच्छा, उसके बाद फिर अपना भी करियर, अल्हम्दुलिल्लाह अब्बू से बिल्कुल अलग सक्सेसफुल। जी, अल्हम्दुलिल्लाह। ये मेरे लिए कहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैंने हनी भाई आपकी स्ट्रगल देखी है। हमने साथ भी कुछ शुरू में कुछ इक्का दुक्का काम किए, हमारी मुलाकातें रहीं, और वही वाली बात है कि मैंने कभी आप में एटीट्यूड नहीं देखा, मैंने कभी आप में एरोगेंस नहीं देखी। हर बंदे से हाथ मिला के मिलना, गले लगाना, लोगों के बारे में उनकी पर्सनल चीज़, आप फलां कैसा है, फलां कैसे। एक वाकया मैं आपसे शेयर करता हूँ, उससे आपको समझ आएगी सारी। एक दफ़ा अब्बू के साथ मैं ड्रामा कर रहे थे थिएटर, तो वहाँ से निकले तो गेट पे ही ना कुछ लोग आके मिले। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब, क्या हाल है? मेरे सब ठीक ठाक? जी आप ठीक है, खैरियत से? आज खाना इकट्ठे खाएंगे। उन्होंने कहा ठीक है। चले गए, खाना शाना खाया। आप साथ हैं? जी मैं साथ था। बिल शिल दिया, बहुत खुशी हुई, ये वो मिले मुले, वो चले गए। तो मैं गाड़ी ड्राइव कर रहा था, अब्बू मेरे साथ बैठे, तो मैंने कहा ये कौन थे, मैंने कभी इनको देखा नहीं, पहले कभी नहीं देखा। कहते आपस की बात है, मुझे नहीं पता ये कौन थे। मैं कह रही आपने खाना भी खिलाया, टाइम और भी दिया। बाय द वे उन्होंने खिलाया। हाँ जी, हाँ जी, पैसे भी दिए, तो आपको नहीं पता? कहते नहीं मुझे नहीं पता। वो मिले ही इस तरीके से कि मैं समझा शायद ही मुझे जानते होंगे और मैं उनको जानता हूँगा। तो बाकी ये है कि ये उनका नसीब था, वो आके खा गए और चले गए। तो कोई वो आर्टिस्टों वाली उनमें कभी कोई ऐसी बात नहीं थी, बड़े शफीक और इंसान। हमेशा देने वाला हाथ। जी। मैंने अलबेला जी के बारे में सुना है कि ऐसे ऐसे घरों की उन्होंने महीने का खर्चा रखा हुआ था, जो उनके दुनिया से रुखसत होने के बाद आप लोगों को पता चला। ये फैक्ट है जी, ना? ऐसे ही है। क्योंकि मुझे किसी ने बताया कि घर वाले हैरान कि हमें कभी पता ही नहीं था। एक तो होता ना, एक हाथ से दूसरे हाथ को ना पता चले। देखिए घर में एटलीस्ट किसी फैमिली मेंबर को तो पता होता है ना कि ये हिसाब किताब चल रहा है। कितनों की रोजी आपके अब्बू की रोजी के साथ वाबस्ता थी। जी ऐसे ही। लेजेंड के साथ। मुझे भी बाद में काफ़ी ऐसे लोग मिले जिन्होंने मुझे कहा कि भाई आपको अंदाज़ा नहीं है कि मेरे बच्चे को पढ़ा दिया, मेरी बेटी की शादी करा दी, हमारे घर की छत डलवा दी, किसी के घर का लेंटर का मसला था, मुझे बताया किसी ने, कहानी मुझे एग्जैक्टली नहीं याद कौन है, हमारी एक आर्टिस्ट थे, उनको पता चला कि उनकी घर की छत पक्की नहीं है, उन्होंने उनकी छत पक्की करवा दी। और एक दफा भी उस बंदे को मेंशन नहीं किया मैंने तुम्हारे लिए ये किया। वो असल में ना वो टाइम, वो लोग, वो दुनिया ही और थी। तो कोशिश करता हूँ कि उनमें से कुछ चीज़ें अडॉप्ट करूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह की भी हैं, लेकिन हर चीज़ की तशहीर कोई ज़रूरी नहीं है,
क्योंकि आपने अपने रब को राज़ी करना है। वो अपने रब को राज़ी करके गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, कि लोगों की आज भी उनके बारे में जो दुआ होती है, उनके लिए जो मोहब्बत, जो अकीदत है, वो इस चीज़ का सबूत है कि वो अल्लाह को राज़ी करके गए हैं यहाँ पे दुनिया में। तो बस बाकी ये है कि दुनिया में वो जिस तरह आपने कहा कि कभी कभार इंसान हूँ, कभी कोई अचीवमेंट ऐसी हासिल होती है तो उस पर थोड़ा सा ज़रा लम्हे के लिए आप अपने आप को खुद ही खींच लेते हैं। फील होता है कोई, और फिर एकदम अल्लाह का खौफ आता है कि जब ये तेरे पास था ही नहीं तो अब है, तो इसमें इतना ज़्यादा वो करने की क्या ज़रूरत है, तो वापस अपने औकात में आ जाओ। वो एक बटन ऐसा अल्लाह पाक ने दिया हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह कि उसको फ़ौरन उसी सेकंड में वापस। अच्छा हनी भाई, ये वर्ड औकात जो है, जी जी ये हमारी इंडस्ट्री वालों को इतना चुभता क्यों है? मैं आपको बताती हूँ क्यों। क्योंकि मैंने कुछ अरसा पहले ना, बहुत एक्चुअली शुरू में जब फील्ड में आई तो मैंने पता नहीं क्या कहा, मैंने कहा एक तो हम में से कोई भी ना अपनी औकात में नहीं रहता। तो वहाँ पे जो बाकी आर्टिस्ट बैठे थे उन्होंने बड़ा माइंड किया। बाद में मुझे एक आपा थी, उन्होंने आकर कहा चुगन ऐसी बातें नहीं करते, लोगों को बुरी लगती है। मैंने कहा क्यों? मैंने कहा हम सब की जर्रे बराबर भी औकात नहीं है। नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल। हमसे पहले इतनी अजीम हस्तियां आके जा चुकी है क्या बात, कि जो भी हमें मिलता है उनके सदके ही मिलता है। बेशक तो हमारी क्या औकात है? बेशक ऐसे ही। मिट्टी धूल बराबर हमारी औकात है, क्योंकि उसी से आए हैं और उसी से वापस जाना है। वो असल में फील उन लोगों को होता है जिन्होंने वो चीज़ें तो वो पीछे से रज्जे हुए नहीं होते। हाँ भुखे असल च होंगे ने उन्होंने ये होंगे कोई और औकात ये अगर निकल गया तो क्या होगा, तो अगर ये आ गया तो क्या। तो मेरा ख्याल है कि मैंने जो अपने वालिद साहब में जो आपने बैलेंस की बात की ना, वो तवक्कल मैंने उनमें देखा है कि कुछ है फिर भी अल्लाह का शुक्र है, कुछ नहीं है फिर भी अल्लाह का शुक्र है। मैंने उनको टिल डेथ तक कभी इस वजह से परेशान होके नहीं यानी कि देखा क्योंकि यार इतना मेरा नुकसान हो गया है या ये हो गया वो हो गया। हाँ, इस चीज़ का उनको ये होता था कि यार मेरी ये नमाज रह गई है, यार मैंने उम्रे पे जाना था या मैंने हज पे जाना था, या यार किसी बंदे ने मुझसे कोई रिक्वेस्ट की थी तो मैं उस तक पहुंच नहीं पा रहा। यानी कि ये वो चीज़ें हैं कि जिससे उनको तकलीफ होती थी और वो कहते कि यार ये हो जाए किसी। ज़बान के पक्के थे ना, जी, जी, जैसे इंडस्ट्री में जहाँ पे ज़बान क्या, लोग तो कॉन्ट्रैक्ट को नहीं ऑनर करते। बिल्कुल ऐसी बात है। तो बाकी अल्लाह सबको हदायत दे परवरदिगार, क्योंकि वो माफ़ करने वाला है। इंसान गलतियों का पुतला है, हर लम्हा उससे कुछ ना कुछ ऐसा सरजद होता है। अच्छा मुझे ये बताइए, अब्बू के सामने तो आप शरीफ बच्चे थे जी, लेकिन हनी अलबेला बचपन में असल में कैसा था? बहुत लिफ था, शरारती, उस तरह का नहीं। अच्छा, किसी को तकलीफ पहुंचाने वाली मैंने आज तक कभी कोई शरारत नहीं की। यानी कि कोई मजे की शरारत? कि हमें किसी ताले चल भी पाती, ठीक है, ये तो फनी चीजें होती हैं, वो ये इनकी शरारत में आती हैं। तो हाँ, इंजॉय बहुत किया है लाइफ को, दोस्तों के साथ बहुत मज़ा किया। नहीं लेकिन अब्बू तो बड़ी कड़ी नजर रखते थे, अगर वो ट्रैवल भी करते थे तो आप पे बहुत स्ट्रिक्ट नजर थी। जी बहुत ज़्यादा, लेकिन फिर भी ऐसी बाज आने वाले लोग थोड़ी हैं, कोई ना कोई हरकत ऐसी होती थी। एक दफ़ा उनका बड़ा मज़े का वाक़या मैं बताऊँ, बसंत और उस दौर की गुड्डियाँ सर, मैं कहना रात से सिलसिला शुरू होता था, अगली रात हो जाती थी, उंगलियां कटी हुई, मजे के वक्त थे वो बचपन में। पकवान पक रहे हैं, मज़े आ रहे हैं, बारबेक्यू। ओए हो वो जी, मैं माल रोड से ना हम लोग आ रहे हैं, तो अबू का ड्रामा था अलहमरा, तो मैं ना अचानक गेट के आगे ना गाड़ी रुकी, तो वो जो वहाँ के सिक्योरिटी वाले थे वो देख के अच्छा वो दरवाज़ा खोलते थे। अच्छा, उसी असना में ना मैं के पीछे बैठा हुआ था, तो मैं शीशा खोला तो मैं ध्यान मेरा आसमान की तरफ था, मुख्तलिफ गुड्डियाँ पतंगे इस तरह मैं ललचाई हुई नज़रों से देख रहा था। वो अचानक एक पतंग बिल्कुल ही करीब, मैंने नहीं पता फिर क्यों आया, मैं दरवाज़ा खोल के कुछ 100-150 जो लुटेरे भाई थे उनके साथ जुड़ के मैं आगे निकल पड़ा। पता नहीं मैं किसे दा लक्कड़ सोटी भी फाड़ ली वो तो को। अच्छा, और अभी अब्बू गाड़ी में बैठे हुए जी बैठे हैं, और हमें होश ही नहीं है कि हम ये कर रहे हैं। मैंने जी उन सब में से फतह का झंडा लहराया, पतंग लूट के उसकी गिच करके तो मैं वापस आ रहा हूँ। गिट भी की थी? हाँ, गिट भी मैं की थी। मैं क्या डोर क्यों आया होगा। वो मैं जी जब गाड़ी के पास आया ना, तो अब्बू बजाय अंदर गाड़ी लेके जाने की ना पार्किंग पे इस तरह मुझे देख रहे थे, तो ना इस तरह स्माइल उनके चेहरे पे, तो मैं इस तरह करता करता ना मैं
जब मेरी याददाश्त वापस आई याददाश्त तो मैंने इसको देखा, अब्बू को देखा, फिर मैंने वो देखी, फिर पतंग साथ लटकी हुई, तो मुझे वो स्टीयरिंग छोड़ के ना तो मुझे कहते माशाल्लाह यार देखो मेरा पुत्र लुटेरिया चो भी नंबर 1 निकले हैं। वाह 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 वाह, बहुत अच्छी। मैं इतना शर्मिंदा हुआ, वो गाड़ी अच्छा कोई मगर पतंग नहीं छोड़ी ना, वो गुस्सा मगर पतंग नहीं छोड़ी ना, सर, पतंग नहीं छोड़ी। वो अंदर गए, मैं भाई फिर मेरा है ढीठ। डिग्गी में रखी, हमारे वो ड्राइवर होते थे पप्पू भाई, उनको कहा मैं क्या पतंग ते पप्पू भाई बेचारे करते होंगे ना लिहाज के। तो मैं कहते यार तेनू जरा जा फील भी नहीं आया कि तू, लेकिन है कि तू तेरी च ये टैलेंट ते है, गुड अच्छा है। तो यानी कि शफकत की इंतहा, क्या हो सकता है अगर मैं डांट पिटी 2 दफा लाइफ कि पूरी लाइफ में? पूरी लाइफ हमें दिन में 2 दफा पड़ती थी डांट। 2 दफा, एक दफा थप्पड़ और एक दफा जरा जोरदार डांट। वो भी कोई ऐसी बात नहीं थी, वो शूटिंग के कपड़े उनके गाड़ी में पड़े हुए थे, तो मैं सुबह 7 बजे जाके तो मॉडलिंग कर रहा सा माल्टन पार्क के विच, उनकी 9 बजे शूटिंग थी, मुझे पता नहीं था। वो जब मैं 9:30 बजे घर के पहुंचा तो वो तैयार टहल रहे थे बाहर सड़क के ऊपर। मैं कहते हैं किधर गए थे, मैं कह जी वो वीडियो, वो नई गाड़ी स्पोर्ट्स मेरे लिए उन्होंने ली थी, तो मेरी माड़ी किस्मत के वो मैंने पता नहीं कि कपड़े बिच पाए ने शूटिंग में। मैं आया तो वहाँ वो अल्लाह गुल्ला हुआ, अहले फ्रेंड्स ने जो मेरे साथ थे वो इंज दौड़े जिमें मेरे वाकफ कोई इधर निकल गया कोई इधर। बहरहाल अब्बू ने मेरे साथ 2-4 मिनट का तसल्ली बख्श एक सेशन किया, फिर मैं अंदर आया, अब्बू शूटिंग में चले गए। अच्छा हमारे यहाँ अब देखें, अब्बू इसलिए नहीं नाराज हुए क्योंकि आप गाड़ी लेके गए। हाँ नहीं, आपने उनको काम के लिए लेट किया था और वो अपना काम इबादत की तरह करते थे। Yes. ये मैंने उनके बारे में टर्म सुनी है कि अलबेला साहब काम को इबादत की तरह करते थे। बेशक बेशक दिस इज ट्रू। और सेट पे अनलेस लाइव शो चल रहा है, नमाज कभी नहीं उन्होंने मिस की। जी बिल्कुल। कोई भरी महफिल एंजॉय कर रहे हैं सारे, आप उठ के बाहर निकल जाते थे, चुप करके जाके अपनी नमाज अदा करके आ जाते, किसी को पता भी नहीं चलता। कामयाब भी वही होता है जो अपने काम के साथ सिंसियर है, और जो दीन दुनिया दोनों को साथ लेके चलता है। बिल्कुल। ये वो वाले लोग हैं, फिर लेजेंड का लेवल आपको अभी तो नहीं मिलता ना। और उनका जो विर्द रहता था ड्राइविंग के दौरान, काम के दौरान, शॉट दिया, बैठ गए, मैं पास बैठा हूँ, विर्द फिर शुरू हो गया, फिर शॉट आया, फिर यानी कि इस तरह मैंने उनको देखा है। अच्छा अनी भाई, मुझे ज़रा अब अपने बारे में बताएं कि आजकल क्या मसरूफियत चल रही है। आई एम सो प्राउड ऑफ यू। थैंक यू। आप पाकिस्तान का झंडा लेके पूरी दुनिया में गाड़ रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, ये अल्लाह का करम है। आजकल कुछ नए प्रोजेक्ट इंशाअल्लाह ताला शुरू कर रहे हैं इंटरनेशनली। 1-2 फिल्म्स हैं वो, और कुछ अब्बू की एक रियल स्टोरी जो है ना करें लाइफ की, एक पूरी लाइफ, वो इंशाअल्लाह ताला उसका स्टार्ट हम लोगों ने किया है। अभी ज़रा पेपर वर्किंग चल रही है, बायोपिक टाइप। जी, अलबेला कहानी के नाम से। ठीक है, उनकी वो स्ट्रगल। और ये फिल्म बनेगी या डॉक्यूमेंट्री? मेरा ख्याल डॉक्यू ही बनेगी। हाँ, वो बेहतर है। डॉक्यू ड्रामा टाइप हो तो वो जी। ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि बात ये कि अगर आपने उसको 90 मिनट के अंदर, क्योंकि अब आपको पता है फिल्म भी 90 मिनट से ज़्यादा की जो है वो टू मच हो जाती है, ज़्यादा 2 घंटे की, आप किस तरह दरिया को कूजों में बंद कर सकते हैं? नहीं, उसमें उनकी जिंदगी इतनी, जी बिल्कुल ऐसे ही, वो ड्रामा ही की शक्ल होगी इंशाअल्लाह। और कुछ आपको पता है, मैं साल का कोई 1-2 टूर्स बाहर के कुछ शोज़ वो मैं करता रहता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अब ज़रा हम फिल्म्स के ऊपर आ रहे हैं कि अपनी पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री जो है। अच्छा आपका फिल्म की तरफ एकदम से देखें, बीइंग समवन हु इज ऑन स्क्रीन, आप मोहताज नहीं हैं कि आप अपनी चीज़ें बनाएं, आप एक वर्किंग आर्टिस्ट हैं। जी बिल्कुल। तो इतनी जल्दी क्यों आप इस तरफ निकल आए? आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रही हूँ? ये आपने एक तरह से देखिए, बंदे को काम ना मिल रहा हो तो समझ आती है कि बंदा खुद ही फिल्में प्रोड्यूस करनी शुरू कर दे। जी। आपका ये वाला मसला नहीं है? नहीं, मैं ऑलरेडी क्योंकि फिल्म्स कर रहा हूँ, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान की अपने मिजाज की हूँ को फिल्म है ना, वो जो हमने वो जो एक टाइम एक दौर देखा हुआ फिल्म इंडस्ट्री का, ठीक है जी, तो मैं कहता हूँ उसके एन मुताबिक तो नहीं होगी, लेकिन एक अच्छी कोशिश ज़रूर होगी, क्योंकि लोगों को हमारी फिल्म चाहिए। अभी हम और फिल्म्स कर रहे हैं, पाकिस्तान के हवाले से फिल्म जो है
वो आज भी लोग ये समझते हैं वो आपको पता है अक्रॉस द बॉर्डर हमारी फिल्मों को कॉपी किया जाता है, जिस Yes. किस्म की कॉमेडी फिल्में अब वहाँ पे बन रही हैं, बिल्कुल ऐसे, हमारे मुल्क में तो वो 30-40 साल पहले बन चुकी हैं, बिल्कुल ऐसे। और बन चुकी हैं ऑलरेडी वो। और अक्सर स्टोरीज आप देखें वही है, तो वो बिल्कुल किसी पुरानी पाकिस्तानी फिल्म की कॉपी होती है। कॉपी हो रही है। हम कोशिश कर रहे हैं कि कुछ दोस्त मेरे साथ जो मेरे को पार्टनर्स हैं वो मिलके कुछ एक उसी तरह का ही एक फैमिली स्टोरीज जिसमें कोई मैसेज भी हो, जिसमें कॉमेडी भी हो, जिसमें वो सिर्फ यानी कि फिल्म बनाए फिल्म ना हो, फिल्म बनाए इस्लाह हो, लोगों को पता चले कि यार हमारे पास क्या क्या है लेकिन मौजूद है। बनी भाई हर बंदा यही कहता है कि आजकल फिल्म का कोई स्कोप इसलिए नहीं है क्योंकि देखिए पाकिस्तान, अगर आपने फिल्म बनाई इंटरनेशनली जाके, जी जी बजट बहुत बड़ा होगा। बिल्कुल। जब आपने बाहर जाके फिल्म बनाई और फिर आपने उसको रिलीज अगर सिर्फ पाकिस्तान में किया या इक्का दुक्का जगह पे किया, तो पाकिस्तान में तो आपको पता है इतना रिटर्न नहीं है, इतनी नहीं। सिनेमा ही नहीं है। उसको हम इंशाल्लाह इंटरनेशनली ही रिलीज करेंगे। अच्छा अच्छा, इंशाल्लाह। मैं बल्कि रिक्वेस्ट करूँगा हमारे जो मदारुल महाम है, हमारी हुकूमतें जो है वो कम से कम हमारी इस चीज़ पे ज़रूर ध्यान दें कि जो जो चीज़ें हमारी अपनी ज़ाती थीं, सुपरहिट थीं, आज वो कहाँ हैं। भाई देखिए मेरी बात सुने, मैं एक चीज़ का क्रेडिट मैम मरियम औरंगजेब को ज़रूर दूंगी। जी जी जी, उन्होंने पीटीवी पे फिल्म डिपार्टमेंट बनाया, बिल्कुल सही। उसके ऊपर बड़े एफर्ट्स किए। उसके अलावा अवार्ड्स, जो हमारे डिफरेंट आर्टिस्ट हैं उनके लिए फंड्स क्रिएट किए, जो मेडिकल फंड उन्होंने क्रिएट किया। देखिए उनको दर्द है हमारा, बिल्कुल सही। और बात यह है कि ये काम वही कर सकता है जिसको हमारा दर्द हो। अब मैम ऑब्वियसली वो अब दूसरी साइड पे आ गई हैं, बट बात यह है कि देखिए मैडम्स की तो मैंने मुंह से इतनी बातें सुनी हैं बिल्कुल सही। रिगार्डिंग ऑल द थिंग्स शी वांट्स टू डू, और इंशाल्लाह अगर वो चीज़ें पूरी होती हैं तो आई एम टेलिंग यू वो जो सारे सबके गिले शिकवे ना वो पूरे हो जाएंगे। अच्छा वो भी है। दूसरा हमारा एक बहुत बड़ा इदारा अलहमरा आर्ट्स काउंसिल, ठीक है ना जी, वहाँ पे भी चाहिए कि वो भी उसको भी उसको रिवाइव करें, उसको रिवाइव करें। हमारे पास वो तो गढ़ होता था हमारा। सर हर तरह का आर्टिस्ट, चाहे वो रेडियो से मुंसलिक है, टेलीविज़न से है, फिल्म से है, थिएटर से है, वो अलहमरा आता जाता था। कुछ चीज़ें नई एक दूसरे के साथ शेयर होती थी, उसको थोड़ा सा और मज़ीद उसको ज़रा सेट करने की ज़रूरत है। और दूसरी रिक्वेस्ट ये है मदारुल महाम से कि जो लोग उस चीज़ से रिलेट हैं, यानी कि जो उसका हिस्सा है, उन लोगों के साथ मिलें वो, ताकि आपको अंदर की बात बताएं कि हमें क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड। थैंक यू सो मच हनी भाई, हमारे प्यारे मीठे भाई। शुक्रिया। अल्लाह आपको जिंदगी दे, सेहत दे, Thank और ये जो आप एक मिशन पे निकले हुए हैं ना कि पाकिस्तान का नाम वापस वर्ल्ड मैप पे रिस्पेक्ट के साथ आए, इंशाल्लाह। अल्लाह आपको इस काविश में कामयाब। थैंक यू सो मच। यू आर द प्राइड ऑफ पाकिस्तान एंड यू आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पाकिस्तान। थैंक यू सो मच। अल्लाह आपको खुश रखे आबाद। जज़ाक। और यहाँ पे ये वाला सेगमेंट क्लोज होने को जा रहा है, लेकिन कैसे हो सकता है कि हम अपने सेगमेंट को क्लोज करें अपने प्यारे भाई मोहम्मद नुमान अरशद गौरी। अस्सलाम वालेकुम भैया। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि व बरकातहू। जमाल गुंबदे खजरा अजीब होता है, जमाल गुंबदे खजरा अजीब होता है, किसी किसी को ये मंजर नसीब होता है, किसी किसी को ये मंजर नसीब होता है, जमाल गुंबदे बड़े बड़े उसे
कर सलाम करते हैं, बड़े बड़े उसे झुक कर सलाम करते हैं, गदाए कुए नबी कब गरीब होता है, गदाए कुए नबी कब गरीब होता है, जमाल गुंबदे जमाल यार की हसरत में जो मरीज हुआ, जमाल यार की हसरत में जो मरीज हुआ, जमाल यार ही उसका तबीब होता है, किसी किसी को ज़हूरी जिस पे निगाहे करम हुजूर करें, खुदा का बंदा वही खुश नसीब होता है, खुदा का बंदा वही खुश नसीब होता है, जमाल गुंबदे। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। क्या बात है, एक के बाद एक आला पर्सनैलिटी। मॉर्निंग कहने लगी हूँ, अब तो नाइट है और रमज़ान की नाइट है, तो रमज़ान एट होम में आ रहे हैं डॉक्टर अज़मत मजीद, क्लिनिकल एंड थेरेप्यूटिक न्यूट्रिशनिस्ट, साइंटिस्ट इन हिज ओन राइट। आई मीन जितनी आप रिसर्च करते हैं डॉक्टर साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कम ही कोई करता होगा। यूजुअली इंसान एक सर्टेन लेवल पे पहुंच जाता है तो बंदा कहता है खैर है हुन नाम बन गया, कमाओ। आप फिर भी अपना ज़्यादातर वक्त रिसर्च को वक्फ करते हैं। आई डोंट, हाउ कम? बिकॉज हर रोज़ नई डिस्कवरीज हो रही हैं। मैं एक छोटी सी आपको एग्जांपल दूं, हमारी बॉडी में तकरीबन 7.2 मिलियन 72 लाख मॉलिक्यूल्स न्यूट्रिएंट्स डिस्कवर हो चुके हुए हैं। कितने? 72 लाख। और ये सारे के सारे, कोई गाजर से निकलता है, कोई अदरक से, कोई लहसुन से, कोई कहाँ से, और कई ऐसी चीज़ें हैं जिनको अभी तक नाम तक नहीं दिया गया। और हर रोज़ नई चीज़ें डिस्कवर हो रही हैं। मैं एक बात बताता चलूँ, मसलन अभी जो एक नई चीज़ डिस्कवर हुई है, एक एसेंशियल फैटी एसिड। एसेंशियल फैटी एसिड वो होते हैं जो हमारी बॉडी में लुब्रिकेशन रखते हैं, हमारे जॉइंट्स को फ्लेक्सिबल रखते हैं, हमारी आर्टरीज और वेन्स में इलास्टिसिटी रखते हैं। एक नया अभी रिसेंटली डिस्कवर हुआ है, C15 उसका नाम है, पेंटाडेकोनोइक एसिड। और ये जो है हमारी एंटी एजिंग के लिए एक इतना ज़बरदस्त ब्रेक थ्रू है। बट इट हैज़ बीन आफ्टर 90 years ऑफ रिसर्च एक नया मॉलिक्यूल जिसको हम एसेंशियल फैटी एसिड कहते हैं वो डिस्कवर हुआ है। और उसकी इतनी ज़्यादा एप्लीकेशंस हैं आई साइट को रिस्टोर करने में, मेमोरी के लिए। और ये कहाँ पे पाया जाता है, ये मेरे ख्याल में हम कल के प्रोग्राम में बात करेंगे, लोगों को भी कुछ थोड़ा सा देखे ना ये चालाकियां, मतलब एक सेकंड में जो है वो पूरी बात करके, लेकिन मैं कल बताऊंगा। कल, क्योंकि हम डॉक्टर साहब लोगों को पता होता है कि आप आ रहे हैं, वो वैसे ही प्रोग्राम देखते हैं रिगार्डलेस आपकी ही वजह से। ये देसी घी में पाया जाता है,
ये मक्खन में पाया जाता है, और हम लोग समझते हैं कि देसी घी और मक्खन जो है बड़ा मुज़र से है। बस ठीक है, मुझे समझ आ गई है। कल हम इस टॉपिक पे बात करेंगे, क्योंकि सिर्फ ये नहीं, इसमें और भी सेहत के खजाने हैं। बिल्कुल। बट आपने एक तरफ पॉइंट आउट किया, आपने कहा कि जो चीज़ें डिस्कवर हुई हैं गाजर में, लहसुन में, अदरक में, लहसुन और अदरक सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किए जाने वाला हर्ब कह लें, कॉन्डिमेंट कह लें, सब्ज़ी कह लें, वट एवर यू वांट टू कॉल इट। तो मुझे ये बताइए, लहसुन, गार्लिक, बचपन से सुनते आ रहे, लहसुन का एक जवा खा लो, दिल के लिए बहुत अच्छा है। अदरक ले लो, अगर गला ख़राब है, अदरक का कावा, ये तो हमारे यहाँ जो ज़्यादा गले का हमारा काम होता है तो अक्सर अदरक और शहद का कावा पिलाया जाता है, कहवा। तो मुझे लहसुन के बारे में बताएं। देखिए, लहसुन के बारे में सबसे बड़ी बात जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि लहसुन हमारा जो सबसे इम्पोर्टेंट सिस्टम है हमारे बॉडी का, वो हमारी डाइजेशन है। निज़ाम हमारा हाजमा जो है, ये हमारे पेट के अंदर जो वेरियस पैथोजेंस हैं, ऐसे माइक्रोब्स हैं जो कि जो हम खाना पीना खाते हैं, आप इसको इस तरह समझिए कि हमारे पेट के अंदर कुछ गुड बैक्टीरिया हैं, उनका एक हाथ जो है हमारी ब्लड स्ट्रीम में है, इसको इस तरह समझिए, और एक हाथ जो है हमारे मैदे में। वो एक हाथ से चीज़ें उठाते हैं और दूसरे हाथ से वो अपने हमारे स्टमक में फेंकते हैं, हमारी ब्लड स्ट्रीम में। अब जो चीज़ हमारे आँखों को चाहिए वो आँखों को पहुँचती है, जो दिमाग को चाहिए वो दिमाग को पहुँचती है। लहसुन जो है वो इन माइक्रोब्स को, जो कि हमारे हेल्दी बैक्टीरिया हैं, जिनको हम गुड बैक्टीरिया कहते हैं, उसको प्रोटेक्ट करते हैं, और पेट में ऐसे तमाम माइक्रोब्स जो कि हमारी डाइजेशन को इम्पेयर करते हैं, उसको ये डाउनग्रेड करता है। मसलन दो मैं चीज़ें आपको बताऊंगा। इस टाइम जितने लोग देख रहे हैं प्रोग्राम, उसमें से 50% लोग ऐसे हैं जिनके पेट में एच पाइलोरी हेलिकोबैक्टर पाइलोराई, ये एक बैक्टीरिया है जो कि हमारे पेट में, हमारी हर एक के अंदर पाया जाता है, हर एक के अंदर पाया जाता है। मगर जी, कीड़े नहीं, बैक्टीरिया है। मतलब ये कुछ करता तो नहीं है ना? ये करता है। ये ओल्ड एज में आपको जीआई ट्रैक्ट का कैंसर भी कॉज करता है, ये आपकी डाइजेशन को इम्पेयर करता है, और ये आपको बहुत ज़्यादा इश्यूज कॉज करता है। आपने जो चीज़ें आप खाना पीना खाते हैं वो आपके जिस्म को मिलने के बजाय ये उस पर नॉरिश कर रहा होता है। तो हम इसको मारते क्यों नहीं है? हम इसको मारते हैं, अगर हम एंटीबायोटिक से मारें तो वो थोड़े दिनों के लिए तो मर जाता है और फिर रेजिस्टेंस पकड़ लेता है और उसके बाद फिर सारी ज़िंदगी नहीं जाता। इसको मारने के लिए जो नेचुरल चीज़ है, जिसके अगेंस्ट ये रेजिस्टेंस नहीं डेवलप कर सकता, वो गार्लिक है। गार्लिक जो है इतनी कमाल की चीज़ है। नहीं तो फिर पाकिस्तानियों के पेट में क्यों है? ये सोचने की बात है। हर चीज में हम लहसुन डालते हैं, जब हम खाना पकाते हैं उसमें हम लहसुन डालते हैं। वो जो लहसुन खाने में डलता है उसकी तो कोई वैल्यू नहीं है। क्या मतलब? वो तो पक के उसमें से सब कुछ निकल जाता है। उसमें मसलन एक चीज़ है एलिसन, जिसका जो है वो डिग्रेडेशन का जो है पॉइंट है, जो वो टेम्परेचर पॉइंट है, उससे बहुत ज़्यादा हम उसको पका देते हैं, तो उसमें तो कुछ भी नहीं रह जाता, वो सिर्फ खुशबू रह जाती है प्रोबेबली। तो आप कह रहे कच्चा लहसुन खाएं? जी, कच्चा लहसुन। और लहसुन कच्चा। डॉक्टर साहब, हम पे तरस खा लें। हम इसी शो के ऊपर, इसी सेट पे बैठ के, इसी प्लेटफॉर्म पे 1000 दफ़ा कह चुके हैं कि जी मुंह से आपके स्मेल नहीं आनी चाहिए। देखिए, लहसुन एक ऐसी चीज़ है कि कच्चा खा लो तो 2 दिन तक स्मेल नहीं। उसका तरीका है, उसका बड़ा एक बेहतरीन तरीका है। उसका तरीका ये है कि आप लहसुन के छोटे छोटे टुकड़े कीजिए, उसको चॉप कीजिए, और चॉप करके उसको चबा के ना लीजिए, आप उसको चबाए बगैर उसको निगल लें, और उसको 10 मिनट के लिए चॉप करने के बाद उसको हवा का एक्सपोजर होने दें। जब उसको हवा लगती है तो उसमें थोड़ी सी ऑक्सीडेशन होके कुछ ऐसे एंजाइम्स पैदा होते हैं जो कि हमारे पेट में जब हमने उसको खा लिया तो वो नहीं होंगे। तो आप उसको थोड़ा चॉप कीजिए और उसको निगल लीजिए डेली, और निगल लीजिए। आपके कोई बैड ब्रेथ नहीं होगा। ये तकरीबन 20-25 दिन लगेंगे, 30 दिन लगेंगे, हर एक के ऊपर डिपेंड करता है कि आपके ब्रेथ पे वो स्मेल आनी शुरू हो जाएगी या आपके स्वेट में स्मेल आनी शुरू हो जाएगी। उस टाइम यू कैन क्विट लहसुन एंड देन वेट फॉर लाइक 15, 20, 30 डेज एंड अगेन स्टार्ट। यानी कि आप गार्लिक का एक फांक लीजिए, एक फांक, और उसको दिन में एक दफ़ा लीजिए, एक दफ़ा से शुरू कीजिए, और मैं आपको गारंटी करता हूँ कि आपके ब्रेथ में कोई स्मेल नहीं आएगी फॉर probably 20 days or so। तो डॉक्टर साहब, अगर हम रात को इसको ले लें, मैं वैसे पूछ रही हूँ, अगर रात को ले लें सोने से पहले और फिर मतलब
थोड़ी देर बाद आपने दांत ब्रश किए और सो जाएं, तो वो पॉसिबल है? जी वो भी पॉसिबल है। आप मतलब सुबह इसका कोई टाइम तो नहीं? जी आप सुबह खाली पेट भी ले सकते हैं, आप खाने के बाद भी ले सकते हैं। आप यूं भी कर सकते हैं कि उसको चॉप करके अपनी कोई जो सलाद बना रहे हैं या कोई दही का कोई रायता बना रहे हैं उसके अंदर उसको ऐड कर लीजिए। डॉक्टर साहब आपको पता है पहले जो चटनियाँ वगैरह घरों में बनती थी टमाटर वगैरह की, उनमें हमेशा कच्चा लहसुन डाला जाता था, उसको पकाते नहीं थे और उसे ग्राइंड किया जाता था। जी बिल्कुल। अब क्योंकि हर चीज़ शीशियों में आनी शुरू हो गई है तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो ख़त्म हो गई हैं। हम जो चिली गार्लिक सॉस भी खाते हैं उसमें असल गार्लिक कहाँ होता है? जी वो गार्लिक तो नहीं होता, वो प्रोबेबली आई डोंट नो chemical कि based कोई चीज़ केमिकल बेस्ड चीज़ जो कि फ्लेवरिंग्स एंड सो मेनी थिंग्स आर एडेड टू ये हमारे खाने पे। सो लहसुन इज समथिंग वेरी वेरी गुड। दूसरी बात आपको बताऊं, लहसुन सर्कुलेशन के लिए बहुत अच्छा है। लहसुन आपकी आर्टरीज और ये सही कहते थे जब हम छोटे होते थे कि ये दिल के लिए बड़ी अच्छी चीज़। जी दिल के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। ये आपकी आर्टरीज और वेन्स में से यानी कि आपको उनकी सफाई करता है। उसके अलावा कोलेस्ट्रॉल के डिपॉजिट्स को डिग्रेड करता है। आपने कई दफ़ा ये सुना होगा कि लोग जिनका थोड़ा सा कोलेस्ट्रॉल हाई है वो लहसुन और अदरक की एक पेस्ट बना के लेते हैं, उसमें एप्पल साइडर विनेगर भी डाल लिया जाता है। सेब का सिरका। जी सेब का सिरका। और वो ये देखते हैं कि उनका कोलेस्ट्रॉल जो है वो ड्रॉप कर गया। सो लहसुन जो है ये हमारी आर्टरीज और वेन्स में उनको सफाई करता है और सफाई करने के अलावा हमारे सबसे इम्पॉर्टेंट सिस्टम जो है हमारे गट को, हमारे निज़ाम हाजमा जो है उसको रिस्टोर करता है। हमारे पेट में जो पैथोजेंस होते हैं, एक और हमने एक एच पायलोरी एक बैक्टीरिया की बात की, एक और बहुत ज़्यादा जो चीज़ आजकल लोगों के अंदर कॉमन है वो ये है फंगल ओवर ग्रोथ। फंगल ओवर ग्रोथ को एलोपैथिक मेडिसिन जो है वो डिजीज़ कंसिडर ही नहीं करती, और वो इसलिए डिजीज़ कंसिडर नहीं करती बिकॉज जब भी आप एंटीबायोटिक देते हैं आपके पेट में जब गुड बैक्टीरिया मर जाते हैं तो इनवेरिएबली आपके पेट में फंगल ओवर ग्रोथ होती ही होती है। सो फंगल ओवर ग्रोथ को भी डाउनग्रेड करने के लिए अगर आप लहसुन को कोकोनट ऑयल के साथ मिक्स करके खोपरे लें, के तेल के साथ, खोपरे के तेल के साथ, खोपरे का तेल अगर प्योर हो व्यूअर्स प्लीज। हर चीज़ जब डॉक्टर साहब कहते हैं तो वो यही कहते हैं कि जी प्योर फॉर्म में लें, और अगर डाउट है तो कोलू से जाके खुद तेल निकालें। जी जी ये खोपरे का तेल तो यहाँ पे आप मुझे असिस्टेंट रख लें, सारी मैं आपकी बातें जो है वो बैक करती हूँ आपकी फैक्ट्स के साथ। हाँ। जी तो खोपरे का तेल जो है वो एंटी फंगल है, और जब इसके साथ मिल जाता है तो वो एक बहुत ज़बरदस्त एंटी फंगल होता है। अक्सर लोगों के पाँव के नाखून के आगे पीछे वो फंगल पैचेस होते हैं। अक्सर जिन लोगों को स्किन पे रैशेस वगैरह होते हैं, एक्सीमा वगैरह होता है, सोराइसिस होता है, एक्जिमा वाले लोगों का तो मैंने सुना है कि उनके लिए लहसुन बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है ये। और उनको तो दिन में 3 दफ़ा लेना चाहिए और तब तक लेते रहना चाहिए जब तक उनके ब्रेथ में से इसकी स्मेल ना आनी शुरू हो जाए। और अपनी ऑफ कोर्स जैसे हम कहते हैं कि जो ऐसी चीज़ें जो हमारे पेट में वेरियस माइक्रोब्स को फीड करती हैं उनसे हमें दूर रहना चाहिए। अच्छा, आपने कहा कि लहसुन और अदरक की पेस्ट, तो अदरक की भी बात कर लेते हैं। आपने एक दफा बहुत पहले मुझे कहा था कि जुगन अदरक तो एक नेचुरल एंटीबायोटिक है। जी तो क्या माजरा है? ये अदरक भी एंटीबायोटिक है और ये भी एंटीबायोटिक है, लहसुन भी। लहसुन भी। अदरक के बारे में तो मैं आपको क्या बताऊं, मुझे अगर 1 घंटा भी दिया जाए ना तो मैं अदरक के बारे में जो बेसिक इन्फॉर्मेशन, चले मैं आपको 5 मिनट दे देती हूँ। 5 मिनट दे देती है, बाकी इन्फॉर्मेशन मैं आपको पहुंचा दूंगी, आप फिक्र ना करें। क्योंकि लास्ट टाइम भी आपने स्ट्रॉबेरी के बारे में बात सुनी थी तो आपने मुझे कहा था कि ये बड़ी इंटरेस्टिंग बातें थी, तो आज हमने सोचा आपको अदरक और लहसुन के बारे में बताएं। ठीक, हाँ जी। अच्छा, अदरक के बारे में एक आपको छोटी सी यानी कि मैं नाजरीन के लिए एक थोड़ी सी रिसर्च के हवाले से बात बताऊं कि 1990s में ऐसे बच्चे जिनकी डेथ हो गई थी अर्ली एज में, अमेरिका में एक स्टडी की गई और वो अनक्लेम्ड उनकी बॉडीज़ थी। उन बच्चों की ब्लड वेसल्स को लेके उसके क्रॉस सेक्शंस काट के वेरियस रिसर्चर्स को भेजे गए और उनको ये कहा गया कि ये देखें कि इनकी जो कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ है वो कैसी है। ये सारे के सारे बच्चे जो हैं ये 17 साल से कम उम्र के थे और ये तकरीबन 1000 से ऊपर थे। इसको पी डे स्टडी कहते हैं। और जब उन्होंने उन बच्चों की जब उन्होंने ब्लड वेसल्स को एग्जामिन किया तो उन्होंने ये बताया कि उनकी ब्लड वेसल्स के अंदर स्ट्रीक्स थी, यानी कि कट्स लगे हुए, यानी कि जो शरियाने हैं खून की उनमें ऐसे ऐसे जैसे जी उसमें कट्स लगे हुए जैसे थे। कोई आप कागज ले लें और उसके अंदर ऐसे ऐसे तरीके डाल दे तो वो जैसे उसके अंदर जी उसके अंदर स्ट्रीक्स लगी हुई थी।
उन्होंने ये कहा कि ये जो स्ट्रीक्स लगी हुई हैं, इस फिर आगे जब रिसर्च हुई तो पता चला कि जब हमारी डाइट पुअर होती है, इन्फ्लेमेटरी फूड्स होते हैं और ऐसे खाने हम खाते हैं जिसमें फ्री रेडिकल्स ज़्यादा होते हैं, यानी कि ये फिजी ड्रिंक्स हो गए और ये, इसीलिए तो आजकल छोटे बच्चों से मुराद है कि मतलब 17, 18, 20 साल के बच्चे की क्या उम्र होती, मतलब क्या उम्र होती है, बच्चे ही होते हैं, जी बिल्कुल, एडल्टहुड में एंटर हो रहे होते हैं। सुनते हैं कि भी 18 साल के लड़के को सोते सोते हार्ट अटैक हो गया और वो बिल्कुल बिल्कुल दुनिया से रुखसत हो गया। अक्सर ये हो रहा है। उन घर वालों का सोचे क्या हाल होगा, क्या आलम होगा जिनके जवान बच्चे दुनिया से चले जा रहे हैं। बिल्कुल। सो जब ये रिसर्च हुई तो उन्होंने उसमें ये कहा कि जी इसमें लियंस पड़े हुए थे। अच्छा, अब ये लियंस जो थे, जब ये एक ब्लड एक शरियान के अंदर जब वो लियंस पड़ गए हैं तो बॉडी का नेचुरल मैकेनिज्म क्या है, वो वहाँ पे कोई शरियान में हेमरेज ना हो जाए, वो शरियान यानी कि वो कट ना जाए, वहाँ पे कोलेस्ट्रॉल को डंप कर देती है, कोलेस्ट्रॉल को डंप करती तो है, जोड़ रही है ना वो अपनी तरफ से। वो अपनी तरफ से जोड़ती है। अदरक के बारे में, अदरक वो जो हमारी शरियानों के अंदर वो जो लियंस पड़ जाते हैं उसको रिपेयर करता है। अदरक की, ये तो मैंने आपको एक बात देखिए, लेकिन अदरक एक ऐसी, क्योंकि मुझे पता है आपने कहना है कि इसको पका दिया तो उसका बेड़ा गर्क हो गया। जी। अदरक एक ऐसी चीज है कि जो हम लोग फ्रेश भी खाते हैं और ये हम एक एडिशन अपने सब खानों के ऊपर कर सकते हैं। जिस तरह धनिया डाल देते हैं ग्रीन, जी, हम लोग जिस तरह निहारी हो गई, हलीम हो गई, रीसा हो गया, इन सब के ऊपर फ्रेश अदरक डालते हैं। बिल्कुल। तो अगर हम अपने हर खाने के ऊपर फ्रेश अदरक डाल दें तो थोड़ा सा जी, तो अगर जानकारी लेंगे। आप सिकंजबीन बना रहे हैं, उसके अंदर आप एक थोड़ा सा अदरक का जूस डाल दें तो वो एक जिंजर एल बन जाती है, जिसको बड़ी एक्सपेंसिव ड्रिंक मानी जाती है। जिंजर एल आप स्कंजबीन में अगर आप थोड़ा सा अदरक का जूस ऐड कर दें, अदरक का जूस ऐड करने के लिए वो स्क्वीज़र मिलते हैं, आप थोड़ा सा 1 चम्मच के बराबर उसमें जूस ऐड कर दीजिए तो अदरक के फ़वाइद आपको उस तरह भी मिल सकते हैं। अदरक का कावा भी आप पी सकते हैं। अदरक के और कुछ बड़े ज़बरदस्त फ़वाइद हैं। मजीद और जी, ये तो भी कुछ भी नहीं बताया मैंने आपको। अदरक जो है टेस्टोस्टेरोन के लेवल्स बढ़ाती है, यानी कि मर्दों के लिए बहुत अच्छी। मर्दों के लिए। अच्छा, अब उन लोगों के टेस्टोस्टेरोन के लेवल्स बढ़ाएगी जिनके टेस्टोस्टेरोन के लेवल्स कम हैं। अगर जिसके टेस्टोस्टेरोन के लेवल्स ठीक हैं उसके नहीं बढ़ाएगी। अच्छा, यानी कि वो बैलेंस में लेके आती है। वो बैलेंस में लेके क्योंकि आती है। देखिए ना, खवातीन के लिए ज्यादा टेस्टोस्टेरोन होना एक प्रॉब्लम है। जी। अच्छा, इसमें एक और आपको बात बताऊं, लो, अगर एक खातून अदरक खाती है तो उसके टेस्टोस्टेरोन के लेवल्स नहीं बढ़ेंगे, उसके एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन उसका LH और FSH वो बैलेंस में आएगा। पॉलीसिस्टिक ओवरीज यानी कि एक मिनट में, यानी कि जो मेनोपॉज के करीब खवातीन होती हैं, उनके लिए कमाल की चीज है। जिनकी वही पॉलीसिस्टिक PCOS जिसको हम कहते हैं, वो ये तो आजकल हर बच्ची के अंदर है। ये नहीं कि मुझे समझ नहीं आ रही है, एक हमें किसी दिन अलग टॉपिक रखना जी, चाहिए, जस्ट PCOS, क्योंकि जस्ट PCOS आई फाइंड, यानी कि हर 3 लड़कियों में से एक यानी कि लड़की को PCOS का। हैरान कौन सी बात है। हैरान कौन सी बात बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हम खाने ऐसी इन्फ्लेमेटरी डाइट खाते हैं कि वो हम आपको एक और बात बताऊं, यानी कि मुझे एकदम मेरे जहन में आया कि जब हम पढ़ रहे थे तो हम जब जानवरों के अंदर इनफर्टिलिटी हमने कॉज करनी होती थी, PCOS कॉज करनी होती थी, तो हम क्या एक बेसिक अमलगम बनाते थे जो हम उनको फीड करते थे। उसमें पता है क्या होता था? 25% चीनी, 25% सफ़ेद चावल, 25% मैदा और 25% रिफाइंड, सुपर रिफाइंड ऑयल। और ये सारी चीजें हम सब कंज्यूम करते हैं और जानते हुए करते हैं, ना जानते हुए। और उसके बाद हम हैरान होते हैं कि हमें पॉलीसिस्टिक ओवरीज क्यों होगी। तो हैरान होने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले तो अपनी ये डाइट में से ये चीज़ें ख़त्म कीजिए। और दूसरी बात आपको बताऊं, हमारी बॉडी में जब प्रोलैक्टिन के लेवल्स हाई होते हैं तो ख्वातीन के लिए कंसीव करना मुश्किल होता है। अदरक प्रोलैक्टिन के लेवल्स कम करता है। अदरक एक और काम बड़ा ज़बरदस्त करता है, अदरक आपकी जो सर्कुलेशन है वो बहुत बेहतर करता है। अदरक आपकी ब्लड वेसल्स को रिपेयर करता है। जिन लोगों को क्रॉनिक माइग्रेन है, ठीक है ना, माइग्रेन व्हाटएवर यू वांट टू कॉल इट, और जो आप हेडेक्स जिनको बहुत फ्रीक्वेंट होती हैं, तो उनकी अक्सर ये कहा जाता है कि उनकी कैपेसिटी टू सप्लाई ब्लड टू ब्रेन, ऑक्सीजन रिच ब्लड टू ब्रेन इज कॉम्प्रोमाइज। अदरक डज वंडर्स ऑन दैट अकाउंट ऑल्सो। सो अदरक इज, ये अल्लाह का ही बनाया हुआ फार्माकोपिया ऐसा काम कर सकता है कि एक मर्द ले तो उसमें टेस्टोस्टेरोन के लेवल्स बढ़ाए, एक खातून ले तो उसमें टेस्टोस्टेरोन के लेवल्स कम करे।
सो ये इंटेलिजेंट मेडिसिन जो है, ये नो ड्रग कंपनी कैन एवर इन्वेंट समथिंग लाइक दिस कि वो मर्दों में डिफरेंट काम करे और औरतों में डिफरेंट काम करे। वही वाली बात है ना जो हमेशा से आपने कहा है कि जब खुराक में ही शिफा है तो हम कहीं और क्यों देखते हैं। बिल्कुल। और अल्लाह ताला की बनाई हुई चीज़ से बेहतर चीज़ इंसान कभी भी नहीं बना सकता। बिल्कुल। कितनी भी आप कॉपी कर, अभी भी हज़ार चीज़ें लोग एमुलेट कॉपी करने की कोशिश करते हैं, वहाँ पहुँच नहीं पाते, और उस वक्त पहुँच भी जाते हैं तो बाद में इतने बड़े बड़े मसाइल निकलते हैं कि बंदा पिटता है कि हमने ये क्या किया। यहाँ पे एक चीज़ बताऊं, आपको पता है कि जो हम ड्रग खाते हैं कोलेस्ट्रॉल लो करने के लिए, स्टैटिन, आपको पता है ये कहाँ से डिस्कवर की गई थी? ये राइस को जब पॉलिश किया जाता है तो एक राइस ब्रैन होता है पक्सी, जो कि हम घोड़ों और छाल जैसी होती है। हाँ नहीं, वो छाल को उतारने के बाद जब पॉलिश किया जाता है, ठीक है। तो एक पाउडर सा होता है जिसको राइस ब्रैन कहते हैं, जो हम घोड़ों और गधों की फीड में डालते हैं। ठीक है जी। ये स्टैटिन जो कि कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग ड्रग है, वो कहाँ से आती है? राइस ब्रैन से। तो मतलब वही वाली चीज़ है ना, जो हर अच्छी चीज़ है आप उतार के सुट देते हैं जी। उसके बाद कहते हैं कि ये क्या हो रहा है। बेसिकली तो हम भूसा खा रहे हैं, तो ना खाएं तो बेहतर होगा। कल इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो जब मुलाकात होगी तो डॉक्टर साहब, देसी घी वाली और मक्खन वाली बात बड़ी ज़रूरी है, क्योंकि दोनों हम सब की यहाँ पे बैठे हुए लोगों की पसंदीदा चीज़ है, लेकिन हर बंदा कहता है नहीं खानी। इस पे हम कल बात करें ज़रूर। और नुमान भाई आपकी तरफ बढ़ते हैं, नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दिल उल्फत सरकार बसाने के लिए है, दिल उल्फत सरकार बसाने के लिए है, दिल उल्फत सरकार बसाने के लिए है, जहाँ आपकी हुर्मत पे लुटाने के लिए है, जहाँ आपकी हुर्मत पे लुटाने के लिए है। दिल कहने लगा देख के गुंबद का नजारा, दिल कहने लगा देख के गुंबद का नजारा, ये नक्श तो आँखों में बसाने के लिए है, ये नक्श तो आँखों में बसाने के लिए है। पैगाम सुनाती है यही आया तत्हीर, पैगाम सुनाती है यही आया तत्हीर, इज्जत मेरे आका के घराने के लिए है, इज्जत मेरे आका के घराने के लिए है। हम उम्मती उनके हैं तो कैसे रहे महरूम, हम उम्मती उनके हैं तो कैसे रहे महरूम, जब उनका करम सारे ज़माने के लिए है,
जब उनका करम सारे ज़माने के लिए है, दिल उल्फते सरकार बसाने के लिए है। मुजस्सम या मोहम्मद नूर मुजस्सम, या मोहम्मद नूर मुजस्सम, या मोहम्मद नूर मुजस्सम, या हबीबी या मौलाई, तस्वीर कमाल मोहब्बत, तनवीर जमाल खुदाई, या मोहम्मद नूर मुजस्सम, या मोहम्मद नूर मुजस्सम, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह। तेरा वस्फ बयां हो किसे, तेरी कौन करेगा बड़ाई, सल्लल्लाह तेरी कौन करेगा बड़ाई, सल्लल्लाह तेरी कौन करेगा बड़ाई। इस गर्द सफर में गुम है, इस गर्द सफर में गुम है, जिब्रील अमी की रसाई, या मोहम्मद नूर मुजस्सम, मोहम्मद नूर मुजस्सम, या हबीबी या मौलाई, तस्वीर कमाल मोहब्बत, तनवीर जमाल खुदाई, या मोहम्मद नूर मुजस्सम, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, या रसूल सुखन के तालिब, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह। तेरे एक नजर के तालिब, तेरे एक सुखन पे कुर्बान, आका तेरे एक सुखन ये सब तेरे दीवाने, ये सब तेरे दीवाने, ये सब तेरे शहदाई, या मोहम्मद नूर मुजस्सम, या मोहम्मद नूर मुजस्सम, या हबीबी या मौलाई, तस्वीर कमाल मोहब्बत, तनवीर जमाल खुदाई, या मोहम्मद नूर मुजस्सम। माँ अजमल का तेरी सूरत, माँ अहसन का तेरी सीरत, आका माँ अहसन का तेरी सीरत, आका माँ अहसन का तेरी सीरत, माँ अकमल का तेरी अज़मत, माँ अकमल का तेरी अज़मत, तेरी ज़ात में गुम है खुदाई, या मोहम्मद नूर मुजस्सम, या मोहम्मद नूर मुजस्सम, या हबीबी या मौलाई, तस्वीर कमाल मोहब्बत, तनवीर जमाल खुदाई, या मोहम्मद नूर मुजस्सम, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह,
शफात तू अमीर लुत्फ व इनायत आका तू अमीर लुत्फ व इनायत आका तू अमीर लुत्फ व इनायत है अदीब को तुझसे निस्बत है अदीब को तुझसे निस्बत है अदीब को तुझसे निस्बत ये गुलाम है तू आकाई या मोहम्मद नूरे मुजस्सम या मोहम्मद नूरे मुजस्सम या हबीबी या मौलाई तस्वीर कमाल मुहब्बत तनवीर जमाल खुदाई या मोहम्मद नूर मुजस्सम या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह। सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह। क्या कहने, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह पाक आपको लंबी सेहत वाली ज़िंदगी अता फरमाए। और ये जो आप इतना खूबसूरत अंदाज में कलाम पेश करते हैं, आप इसी तरह हमेशा आमीन, जज़ाकल्लाह। लोगों के कानों में बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह। व्यूअर्स, और मेरे लिए बहुत आज खुशी की मोमेंट है कि बड़े अरसे बाद मेरे प्यारे भाई से फिर मुलाकात हो रही है, काफ़ी अरसे के बाद। लेकिन जब भी मुलाकात होती है हमेशा एक मेमोरेबल मुलाकात होती है। प्रोफेसर डॉक्टर तनवीर कासिम हमारे साथ हैं, रनाउन आलमी दीन, ब्रिलियंट स्कॉलर एंड अ फिलोसोफर इन हिज ओन राइट। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक? बिल्कुल ठीक डॉक्टर साहब, रमज़ान मुबारक। जी आपको भी बहुत बहुत मुबारक। आज बात तो मुस्कुरा के करी हूँ कि आपको इतने अरसे बाद आपसे फेस टू फेस मुलाकात, ऑनलाइन तो देखते ही रहते हैं आपको, लेकिन डॉक्टर साहब टॉपिक ज़रा बुरा सा है, बदगुमानी। नाम सुनते ही बंदा कहता है कि यार ये क्या चीज़ है। तो अगर आप बदगुमानी को आसान अल्फाज में हमारे व्यूअर्स के लिए डिफ़ाइन कर दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान मजीद का समाजी बुराइयों के हवाले से बहुत खूबसूरत उसलूब है उनकी इस्लाह के लिए। इस सिलसिले में सूरतुल हुजरात में अल्लाह ताला ने ईमान वालों को मुखातब होकर फरमाया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज्तनिबू कसीरम मिनज़्ज़न्नी इन्ना बाज़-ज़न्नी इस्म। ऐ ईमान वालो, ज़्यादा गुमान करने से बचो। क्यों? इसलिए कि इन्ना बाज़-ज़न्नी इस्म, बाज़ गुमान गुनाह होते हैं। बदगुमानी हमारे समाज में इंसानी कमज़ोरियों में से एक कमज़ोरी है। राय कायम करना, कोई अज्यूम कर लेना किसी शख्सियत के बारे में, किसी इदारे के बारे में, किसी पर्सनैलिटी के बारे में। और चूँकि कुरान का जो उसलूब है वो हमें ये बताता है कि कसीर मिनज़्ज़न्नी, ज़्यादा गुमान से इज्तनाब करना है। ये मैं जानना चाहती हूँ इसलिए कि हमें इस्लाम ने हमेशा यही बात कही गई है कि सोचो, यूज योर ब्रेन, थिंक। तो गुमान करना तो थिंक करना होता है, राइट? जी जी। तो ज्यादा सोचने पे भी मना किया। उसमें ये है, उसमें एक नफ्सियाती एलिमेंट है। इंसान की एक कमज़ोरी कह लें, उस कमज़ोर पहलू कह लें कि ये बुनियादी तौर पर मनफियत पसंद है, यानी नेगेटिविटी को लाइक करता है। कोई मजलिस में गुफ्तगू हो रही हो ना, तो कोई मनफी गुफ्तगू हम बहुत दिलचस्पी से सुनते हैं, मज़े ले लेके सुनते हैं। 100 बातें हुई होंगी, याद से 100 अच्छी बातें होंगी, हाँ। उसमें से एक जो बुरी बात होगी वो याद रहती है और सबसे मजे की और बात। फिर हम वो बड़ा उसका चस्का लेते हैं, मज़े ले लेके बयान करते हैं। मसला ये है कि हम पॉजिटिविटी, इस्लाम बुनियादी तौर पर समाज में पॉजिटिविटी का माहौल पैदा करना चाहता है और नेगेटिविटी को डिस्करेज करता है। बिल्कुल। अच्छा, ज़्यादा चूँकि हम मनफी बुनियादों पे सोचते हैं, मैं उसकी एक मिसाल दे देता हूँ। मसलन हम देखते हैं कि हमारी यूनिवर्सिटी में कोई स्टूडेंट है, कोई मेल फीमेल है, वो बड़ा तैयार होके घर से निकला है या हॉस्टल से निकला है, बड़ी उसने 2 पीस पहना हुआ है, बड़ा फर्स्ट क्लास उसने सूट पहना हुआ है। तो उसके दोस्त ऐसी उसके बारे में एक गुमान, इधर से कोई आ रहे चक्कर हो, है, कोई कहाँ चक्कर जा है, रहे हो? कोई चक्कर है। चक्कर जरूर है। हालांकि
अच्छा वो बेशक किसी शादी पे जा रहा हो, बेशक कोई इंटरव्यू देने के लिए भी जा सकता है, लेकिन हम फौरन उसके बारे में एक नेगेटिविटी की बुनियाद पे राय कायम कर लें, नहीं ये वहीं जा रहा है, आज कोई चक्कर है। तो ये वाला जो एलिमेंट है इसने हमारे माशरे में जो बदगुमानी है उसकी फ़ज़ा को बड़ा आम किया है। अच्छा, इसमें मैं आपको एक दो वाक़यात ऐसे सुनाना चाहता हूँ। पहले मैं जड़ की समझना चाह रही हूँ। बदगुमानी की जड़ आप ये कह रहे हैं कि ज़्यादा गुमान करना है। ज़्यादा गुमान करना, चूँकि इंसान ज़्यादा मनफी बुनियादों पे सोचता है। ठीक है, क्लियर हो गई बात। अब बढ़ते हैं वाक़यात पे। अच्छा, ग़ुलामी के दौर का वाक़या है। एक आका ने एक ग़ुलाम ख़रीदा और जो बेचने वाला था उसने उसको सस्ता बेच दिया। तो आका ने पूछा कि ये आप इतना सस्ता क्यों बेच रहे हैं? तो वो कहने लगा ये बस बाकी ठीक है, हट्टा कट्टा है, सेहतमंद है, अच्छा काम करेगा, अच्छी खिदमत करेगा, लेकिन एक इसमें बुराई है, ये बदगुमानी करता है। अच्छा, आका ने कहा खैर है, बदगुमानी की कौन सी ऐसी बात है। वो ले गया उसको। उसका कोई बाग था, उसके कोई बागात थे, खेत थे, वो मुलाजिम बन के वहाँ काम करता रहा। वो घर से खाना लाता था, आका की खिदमत करता था। तो 2-4 महीने गुजरे। उसके बाद एक दिन खाना लाने के बाद ना साइड पे जाके बैठ गया। तो बड़ी एक अफसोसनाक सी उसने अपनी कैफियत बना ली। तो उसके आका ने कहा क्या बात है, परेशान क्यों? बस जी मैं तंग आ गया हूँ, मेरी तबीयत बड़ी ख़राब है। तो बताओ तो सही मसला क्या है, मैं आपकी कोई हेल्प कर सकता हूँ। कहने लगा सर बात पता क्या है, आप तो होते हैं बाहर, तो मैं घर में होता हूँ। तो आप इतनी अपनी बीवी का ख्याल रखते हैं, इतनी उसकी खिदमत करते हैं, उसकी ज़रूरियात का ख्याल रखते हैं, लेकिन मैं आज एक बात करूँगा आपसे। उसकी ना अखलाकी तौर पर वो ठीक नहीं है। उसको फ़लाँ बंदा मिलने आता है। अच्छा, वो बड़ा परेशान हुआ और साथ ही कहने लगा मैं मज़ीद तहकीक करके आपको बताऊंगा। या अल्लाह। अच्छा, अब उसके जहन में तो एक वसवसा पैदा हो गया। उस वसवसे पैदा होने के बाद 2-3 दिन के बाद उसने उसको पूछा। उससे पहले फिर दूसरी क्या वारदात डालता है, वो अपनी बीवी को, उसकी बीवी को कहता है, वही सीन उसने बनाया, इस साइड पे होकर बैठ गया। उसकी बीवी को भी उसने थोड़ा सा मुतजस्सस किया कि खैरियत, क्यों परेशान बैठे हो? कहने लगा बीबी ये मसला है, बेगम आप इतनी अपने खामद की खिदमत करती हो, वो आपको पूछता ही नहीं। नहीं, वो पूछता भी नहीं है, बल्कि मैंने उसके मरासम देखे फलां औरत के साथ। वो बड़ी परेशान हुई कि ये क्या बात कर रहे हैं। अच्छा, दोनों में बदगुमानी पैदा होगी। मियाँ के जहन में भी बदगुमानी पैदा होगी, उसकी बीवी के अंदर भी बदगुमानी पैदा होगी। अच्छा, उसके बाद फिर वो जब 2-3 दिन के बाद अपने आका के पास बैठता है तो उसने कहा था मैं आपको मज़ीद तहकीक करके बताऊंगा। उसने कहा कि बताओ। उसने कहा देखें बात यह है, इसका एक हल है। हल क्या है? अच्छा, उसने उसको बीवी को कहा कि आपने अपने आका की इस हरकत से अगर उसको बाज करना है, उसका किरदार ठीक करना है, तो आपको एक टोटका उसने दिया। टोटका क्या दिया? उसने कहा कि जब आपका आका सोया हुआ हो ना, तो उसकी दाढ़ी का आखिरी में नीचे से जो बाल है ना, वो आपने काटना है और काट के आपने मुझे देना है। मैं उसके ऊपर कोई पड़ू छोड़ूंगा तो वो आपके खामद की वो जो हरकत है ना, वो ठीक हो जाएगी। ये बाय द वे हर दूसरे घर की अच्छा वो आप क्या सुना रहे हैं, मैं वैसे ये आपको बता दूं। अच्छा, वो क्या हुआ कि उसने जब आके बात की अपने, यानी उसको बताया कि आपकी बीवी के ये मामलात हैं। अच्छा, उसके जहन में जो कि औरत थी, औरत ज़रा थोड़ी सी माजरत से, ईमानी एतबार से ज़रा हम कमज़ोर कैफियत होती है, हम जल्दी बातों में आ जाते हैं और जल्दी ख्यालात ऐसे बना लेते हैं। अच्छा, उसने उसके जहन में उसको बता दिया था कि वो रात को सोएगा तो आपने उसका वो नीचे से बाल काटना है। अच्छा, उसने उसको क्या कहा? उसने कहा कि वो ऐसे करेगी, जब आप सोए होंगे तो उसने आपका नीचे से बाल काटना है, तो आप एहतियात से करें। घर गया, सोया। उसकी बीवी ने उसके हाथ में उसरा था, उसने जब वो नीचे से बाल उसको काटने की कोशिश की, उस आका ने उसको पकड़ लिया। उसने उसी उसरे से उसको कत्ल कर दिया। अब आप देखें, अच्छा जब कत्ल कर दिया उसने तो ज़ाहिर है पकड़ा गया, वो जेल में चला गया।
तो जेल में जब गया, उसको सज़ा हुई, तो वो आका को जिसने ग़ुलाम फ़रोख्त किया था वो रास्ते में मिला। उसने कहा सुनाओ कैसा काम चल रहा है। उसने कहा उसने तो मुझे जेल भिजवा दिया है। तो मैंने कहा नहीं था कि वो बिल्कुल हट्टा कट्टा है, लेकिन उसमें एक कमज़ोरी है, वो बदगुमानी करता है। उस बदगुमानी वाली बुराई ने उसके घर को तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया। और ये अब ऐसे मियाँ बीवी जो एक दूसरे के साथ मोहब्बत, प्यार, लिहाज, मतलब एक अच्छा ताल्लुक है। और ये बदगुमानी ने आज समाज में इतना इंतशार पैदा किया है, इसने इदारों में एक ख़राबी पैदा कर दी है, समाज में ख़राबी पैदा कर दी है, तंजीमों जमातों में एक इंतशार और इफ्तराक पैदा हो जाता है, घरों के ख़ानदान इस बिगाड़ की वजह से इंतशार का शिकार। लेकिन ये जो आपने बात कही है ना, ये हम फ्रेंड्स वगैरह जब अक्सर बात करी होती तो हम इस तरह के लोगों को बुलाते हैं मीसना, इधर की उधर करना, इधर की उधर की, उधर की इधर की, इधर की उधर की। और व्यूअर्स यकीनन हर, चाहे वो मेल ग्रुप हो या फीमेल ग्रुप हो फ्रेंड्स का, कोई ऐसा शख्स हमेशा टुंगा होता है ग्रुप के अंदर जो इधर की उधर और जो इस तरह के मसाइल खड़े करता है। उस बंदे को आइडेंटिफाई करना और उससे किनारा कशी करना सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। ब्रेक की तरफ जाएंगे। अच्छा चलो ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। प्रोफेसर डॉक्टर तनवीर कासिम हमारे साथ हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग आपने वाकया शेयर किया। और ब्रेक पे मैंने आपको क्या बात कही कि दो बातें, एक आपने कहा कि ख़वातीन की ज़रा ईमान कमज़ोर होता है। शायद एक वक्त पे मैं आपके साथ ये एग्री करती, क्योंकि मुझे याद है जब 15-20 ईयर्स को जब मैं अम्मी की फ्रेंड्स वगैरह बैठी होती थी, बातें कर रही होती थी, तो आपस में अपने मियों की बातें कर रही हैं, डिस्कशंस कर रही हैं, क्वेश्चंस वसवसे ये वो। अब तो मर्द बीवियों के मोबाइल चेक कर रहे हैं, अपनी कहाँ जा रही हो, किसके साथ गई थी, बीवी भाई के साथ कहीं गई थी, सगे भाई के साथ अपने, उस पर भी सवाल करना। बहुत अजीब सी बदगुमानी का आलम है हर तरफ, मर्दों में भी औरतों में भी। और आप एक बड़ा प्यारा अशफाक साहब का वाकया कोट करते हैं, चाहूँगी आप वो शेयर करें। उसमें इस तरह है कि अशफाक साहब समनाबाद में रहते थे। ये खुद मैंने उनके ना टीवी प्रोग्राम में लाइव में, वो जाविया के नाम से ना वो प्रोग्राम करते थे, बहुत खूबसूरत प्रोग्राम था। तो कहते हैं कि हमारे मोहल्ले में एक बेवा औरत आके आबाद हो गई। वो बहुत खूबसूरत थी और दो उसके बच्चे थे। तो वो नहायत ही एक मॉडर्न एक लुक थी और लिबास भी बड़ा वो जदीद एक रिवाइश करती थी। तो मोहल्ले में ना चहमगोइयाँ शुरू हो गई। अच्छा, वो उसके घर में लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, कभी कोई गाड़ी आ रही, कभी कोई गाड़ी आ रही। अब लोगों में एक अजीब किस्म की चहमगोइयाँ शुरू हो गई। ये कौन है, कहाँ से आई है, कौन इससे मिलता है, ऐसा वैसा मामला होगा। ऐसा वैसा मामला। अच्छा, फिर वो बाज़ दफ़ा उसके ना रोने की और चीखने की आवाज़ भी आती थी। और वो बड़ी पढ़ी लिखी थी, जासूसी नावल पढ़ती थी। तो मोहल्ले में लोग जुमे के दौरान एक दूसरे से बातें करते हैं, ये कौन आई है, कहाँ से आई है। सोचें, जुम्मे के दौरान ये गुफ्तगू चल रही। अच्छा, वो ना वो अशफाक साहब कहते हैं हम सारे ज़ाहिर है शरीफ वज़ादार नेक लोग थे हमारे इर्द गिर्द, तो हमें बड़ा मायूब सा लग रहा था कि ये क्या सीन है। अच्छा, एक दिन ऐसा हुआ कि वो फौत हो गई। अच्छा, वो एक ऐसी मुज़ी मर्ज़ में मुब्तला थी, कैंसर की मरीज़ा थी, और उससे जो लोग मिलने आते थे, उसकी वफ़ात के बाद पता चला एक डॉक्टर था, एक वकील आता था जो उसकी प्रॉपर्टी के मामलात को देखता था, और एक उसका छोटा यानी हस्बैंड का छोटा भाई आता था देखभाल के लिए। तो वफ़ात के बाद अशफाक साहब कहते हैं कि हम पे एक सन्नाटा सा छा गया कि हम क्या इसके बारे में राय कायम करते थे, लोग क्या इसके बारे में बातें करते थे, बड़ी चेमगोइयाँ करते थे, और अजीब किस्म के वसवसे और मनफी ख्यालात पैदा होते थे। गलतफहमियाँ, बदगुमानियाँ हम इंसानी समाज को यानी अखलाकी एतबार से तबाह कर देती हैं। भैया मैं इधर एक बात कह सकती हूँ, हमारी जो मीडिया की ख़वातीन हैं और मीडिया के मर्द हज़रात हैं, उनके बारे में हमें कहाँ लोग छोड़ते हैं। हम एंटरटेन करते हैं, हम आपको हंसाते हैं, हम बातें करते हैं इधर उधर की,
लेकिन जब हम कभी कोई मजहबी प्रोग्राम होस्ट करते हैं, बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है, माशाल्लाह 18 साल से मैं लगातार रमज़ान ट्रांसमिशन होस्ट कर रही हूँ, 18 साल हो गए हैं माशाल्लाह से। और अगर मैं 11 महीने एंटरटेन करती हूँ तो मैं ये 1 महीना आपके ख्याल से ड्रामे की शूट या दूसरी चीज़ें नहीं कर सकती? मैं क्यों रमज़ान ट्रांसमिशन ही चूज़ करती हूँ? क्योंकि मैं यहाँ आप जैसे लोगों से, आप जैसे बड़े लोगों से सीखना चाहती हूँ। तो हमारे बारे में कितनी बदगुमानी होती है। दूसरी बात, किस किस्म की नेगेटिव बातें हमारे जी, बातें में होती है? मैडम, क्या हमारा दिल नहीं चाहता हम सीखें? बात पता क्या है, मैं आपको बात बताऊँ। ये एक वाक़या मैं आपसे शेयर करता हूँ। हमारे नबी अलैहिस्सलाम मस्जिद नबी में मौजूद थे, तो अपनी एक ज़ौजा को घर छोड़ने के लिए जा रहे थे। तो रात ही अंधेरा था, तो 2 सहाबियों ने देख लिया कि आप एक औरत के साथ जा रहे हैं। अच्छा, जब आप छोड़ने जा रहे हैं तो आपकी निगाह पड़ी उन 2 सहाबियों की तरफ। आपने जब घर छोड़ दिया तो वापसी पे उनको बुलाया, पूछा आप हमें देख रहे थे? मैं आपको बताऊं ये कौन थी? ये मेरी वाइफ थी। तो वो सहाबा कहने लगे, या रसूलल्लाह, हम आपके बारे में हमारे माँ बाप आपके ऊपर कुर्बान, हम आपके बारे में ऐसी राय कायम कर सकते हैं भला? तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, शैतान वसवसा डाल सकता है। यानी इतनी अजीम कायनात की मुक़द्दस तरीन हस्ती जो है, वो अपने सहाबा को अपनी ज़ात के बारे में क्लैरिटी दे रही है, सिर्फ इस बुनियाद पे कि शैतान तुम्हारे जहन में कोई वसवसा ना पैदा कर दे कि ये कौन सी औरत थी जिससे नबी अलैहिस्सलाम गली में जा रहे थे। तो बात ये है कि बदगुमान जो माशरे होते हैं, आपने जो स्टार्ट में बात की, कि इसकी इस्लाह कैसे होगी? हम अखलाकी तौर पर तहारत और ट्रोलिंग होती है, ट्रोलिंग होती टर्म है। आप देखिए, इस चीज़ ने जितनी हमारी ज़िंदगी में आसानी पैदा की है, उतने ही मसाइल पैदा किए। जितनी ज़्यादा लोगों को हम लोगों से एक्सेस मिलती है, पहले क्या होता था, जैसे अब जवाब भाई आपको कितना लोग मानते, कितनी रिस्पेक्ट देते हैं, लेकिन इवन आपके सोशल मीडिया पे मैंने कभी कभी ऐसे कमेंट्स देखे हैं कि मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मैंने कहा वो तो इतने प्यारे इंसान है, इतने प्यारे इंसान है। तो हैरान कौन बात है कि नेक से नेक लोगों को भी नहीं छोड़ते। सोशल मीडिया की जहाँ तक आप बात कर रही हैं ना मैडम, मैं ये समझता हूँ कि ये एक ऐसा बेलगाम घोड़ा है जिसने नौज़बिल्ला और अल्लाह और उसके रसूल की ज़ात को भी माफ़ नहीं किया। बिल्कुल। हम किस बात की मूली हैं? बिल्कुल। अच्छा, मसले का हल अच्छा ऐसे है कि इस्लाम जो है ना, वो दीन फितरत भी है, और जो इंसान है वो फितरत सलीमा की बुनियाद पे पैदा किया गया है। यानी इंसान पैदाइशी तौर पर कोई खौफनाक चीज़ नहीं है। इंसान पैदाइशी तौर पर सलीमुल फितरत है, यानी इसकी सृष्ट में नेकी है, इसके मजाज में नेकी है, नरमी है। उसका इर्द गिर्द का माहौल, उसके ख्यालात, उसकी फ़िक्र, उसके रुझानात को इन्वायरमेंट, सोसाइटी, इर्द गिर्द का माहौल अच्छा भी कर सकता है और बुरा भी कर सकता है। बदकिस्मती से मादियत पसंदी ने और रातों रात एक अमीर बनने की चक्कर में, 99 के चक्कर में, हम में वो एक ऐसी एक कैफियत ने हमें मुब्तला कर दिया है कि हमें वो फितरी कवानीन जो ज़िंदगी गुजारने के उसलूब हैं, जो समाज में रहते हुए सदाकत, दयानत, अमानत, एतमाद, ट्रस्ट और एक दूसरे की रिस्पेक्ट करने की जो अखलाकियात हैं, बुनियादी तौर पर हम उससे दूर होते जा रहे हैं। अच्छा, इसमें मैं बाद दफ़ा लोग कहते हैं कि जी ये पढ़ा लिखा नहीं है। मैं यकीन जाने बहुत सारे ऐसे पढ़े लिखे लोगों को जानता हूँ जो इस तरह की गैर अखलाकी मफासद और अखलाकी गिरावट का ज़्यादा शिकार नज़र आते हैं। गरीब आदमी जो है या अनपढ़ जो है, उसको तो इतनी चालाकियाँ आती नहीं है, वो इतना शौरी तौर पर चालाक नहीं है, वो सादा ज़िंदगी गुजारता है, देहाती ज़िंदगी गुजारता है। उसकी बस उस रोटी रोजी से गर्ज है, उसने मजदूरी करनी है, घर चले जाना है। ये जो जोड़ तोड़ होते हैं, ये जो साजिशें होती हैं, ये जो लेग पुलिंग होती है, ये एक दूसरे को मुनाफिकाना एक तरीक़ों से ज़ेर करने की जो कोशिश होती है, माज़रत के साथ ये पढ़ी लिखी कम्युनिटी में ज़्यादा है। आपने सोशल मीडिया की बात की, सोशल मीडिया में आपको ऐसा तूफ़ान बदतमीज़ी मिलेगा, और कोई अच्छी बात भी कोई कर रहा है तो उसके बारे में वो नेगेटिव पहलू निकालेगा, ना ये इसने अच्छी इसलिए बात की है, इसका इंटरेस्ट होगा, इसको किसी ने लालच दिया होगा, ये फ़लाँ की तारीफ़ कर रहा है, ये यकीन है उसके साथ इसका कोई मफाद वाबस्ता है।
जब तक हम पॉजिटिविटी अपने अंदर पैदा नहीं करेंगे और अपनी दीन फितरत की तरफ नहीं लौटेंगे। मैं यहाँ 2 सूरतें रिकमेंड करूँगा मैडम, जो समाज में किसी भी इस आइडियल इस्लामी माशरे की तश्कील के लिए 2 सूरतें बहुत बुनियादी रोल अदा कर सकती हैं। एक सूरतुल हुजरात है और दूसरी सूरह लुकमान है। सूरह लुकमान में अल्लाह ताला के एक अजीम इंसान हज़रत लुकमान, उसने अपने बेटे को बड़ी खूबसूरत नसीहतें की हैं। मैं ये समझता हूँ कि हर वालिदैन वो नसीहतें जो लुकमान ने अपने बेटे को की वो अपनी औलाद को सिखाएं। और इसी तरह सूरतुल हुजरात की जो समाजी अखलाकियात के हवाले से तलीमात हैं उसको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें। हम एक आइडियल इस्लामी माशरा तश्कील दे सकते हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। और वही बात एंड में वहीं पे आ जाती है कि अपने बच्चों को कुरान मजीद विद ट्रांसलेशन पढ़ाएं। वैसे तो अगर अरबी सिखा दें और अरबी की मतलब प्रॉपर उनको ज़बान अरबी सिखा दें तो बेस्ट है, क्योंकि अरबी के अल्फाज इतने खूबसूरत हैं और इतने वास्ट हैं कि हर एक चीज़ के लिए 50 डिफरेंट वर्ड्स हैं, तो उसका कॉन्टेक्स्ट आपको समझ आ जाएगा। लेकिन अगर लिमिटेशन है तो जो ज़बान बच्चे समझते हैं उसमें उनको ट्रांसलेशन भी पढ़ाएं। कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ है हमारा खूबसूरत कुरान मजीद, उसके साथ जुड़ जाए, बदगुमानियाँ, मसले मसाइल सब कुछ ख़त्म हो जाएंगे। और इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हम सबको इतना अता करे जितना हम साम सकें। आमीन। हम बढ़ते हैं कलाम की तरफ। भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं ना जाऊंगा खाली। भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं ना जाऊंगा खाली। कुछ नवासों का सदका अता हो, कुछ नवासों का सदका अता हो। दर पे आया हूँ बनकर सवाली, कुछ नवासों का सदका अता हो। दर पे आया हूँ बनकर सवाली। आशिक़े मुस्तफ़ा की अज़ा में अल्लाह अल्लाह कितना असर था, अल्लाह अल्लाह कितना असर था। अर्श वाले भी सुनते थे जिसको, अर्श वाले भी सुनते थे जिसको। क्या अज़ान थी अज़ाने बिलाली, अर्श वाले भी सुनते थे जिसको। क्या अज़ान थी अज़ाने बिलाली। जिंदगी बख्श दी बंदगी को, आबरू दीने हक की बचा ली, आबरू दीने हक की बचा ली। वो मोहम्मद का प्यारा नवासा, वो मोहम्मद का प्यारा नवासा, जिसने सजदे में गर्दन कटा ली। वो मोहम्मद का प्यारा नवासा, जिसने सजदे में गर्दन कटा दी। हश्र में उनको देखेंगे जिस दम, उम्मती ये कहेंगे खुशी में, उम्मती ये कहेंगे खुशी में, उम्मती ये कहेंगे खुशी में। आ रहे हैं वो देखो मोहम्मद, आ रहे हैं वो देखो मोहम्मद, जिनके कांधे पे कमली है काली। आ रहे हैं वो देखो मोहम्मद, जिनके कांधे पे कमली है काली। काश पूर्णम यारे नबी में जीते जी हो बुलावा किसी दिल, जीते जी हो बुलावा किसी दिल। हाल दिल मुस्तफा को सुनाए, हाल दिल मुस्तफा को सुनाए। थाम कर उनके रोज़े की जाली,
हाल दिल मुस्तफा को सुनाए, हाल दिल मुस्तफा को सुनाए, थाम कर उनके रोज़े की जाली, कुछ नवासों का सदका अता हो, कुछ नवासों का सदका अता हो, दर पे आया हूँ बनकर सवाली, कुछ नवासों का सदका अता हो, दर पे आया हूँ बनकर सवाली, भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं ना जाऊंगा खाली, कुछ नवासों का सदका अता हो, कुछ नवासों का सदका अता हो, दर पे आया हूँ बनकर सवाली, दर पे आया हूँ बनकर सवाली।